आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। और बिल्कुल इसको जीरो से स्टार्ट करते हुए ये पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा बच्चों को पजल करने वाली चीज है वो बहुत सारे जो यहाँ पे फाइला हैं और इतने सारे जो फाइला के नेम्स हैं उससे घबराते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन वन बाय वन करके जब आप इसको करते जाएंगे तो बहुत इजी वे में पूरा चैप्टर ओवर होने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर याद हो चुका होगा, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। एनिमल किंगडम है, अच्छी बात तो ये है आप भी एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करते हैं। हाँ, अगर प्लांट किंगडम होता तब एक बात होती फिर वहां पे कि हाँ प्लांट किंगडम है तो कैसे समझना है, क्या करना है, नहीं करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है कि बच्चे उससे फेमिलियर नहीं होते तो उनको समझाने में थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है। लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पे कि आपके पास जो किंगडम्स है, फिर वापस मैंने बोला ही था कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, जबकि हम लोगों को बेसिक फीचर ऑफ एनिमल्स लिखना है, तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे वो है आपके पास क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, जब मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरे लिविंग सिस्टम में जो किंगडम्स है वो 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, तब क्राइटेरिया कुछ और था। अब ऐसा नहीं है कि वो जो आपने क्राइटेरिया इस्तेमाल करा था उसी को यहाँ भी चिपका देंगे, नहीं। यहाँ जो आपका क्राइटेरिया है वो बिल्कुल और टोटली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा सो देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब बार बार जब भी क्लासिफिकेशन टर्म आता है तो बच्चों को मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। क्या? बच्चों को मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने क्लास के टॉपर हैं और किसी सिंगिंग ऑडिशन में चले गए उस सर्टिफिकेट को लेके कि भाई आई एम द क्लास टॉपर, तो मुझे ये अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन आपका आते बहुत बेसुरा है, तो वो तो यही बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया सिंगिंग का है, इंटेलिजेंस का नहीं है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जब जब जहां जहां बायो में क्लासिफिकेशन आएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, क्राइटेरिया हमेशा बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ईच एंड एवरी फाइलम में आपको मेंशन कर देना, मतलब किसमें ये कैसा है। पहला जो क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है आपके पास? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास, पहला क्राइटेरिया आपने क्या देखा अभी अभी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप सेल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो टिश्यू फॉर्म होगा, उसके बाद टिश्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स को एग्रीगेट करके आपके बॉडी का या किसी ऑर्गेनिज्म में जहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका खुद का ऑर्गन सिस्टम बनता है। लेकिन एक वार्निंग ये है, बार बार मैं बच्चों को रिपीट करती हूँ कि कभी भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट किंगडम में गलती से भी नहीं डालेंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाने का मतलब है कि आप एनिमल किंगडम के बारे में बात ही कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का एग्रीगेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म भी आप बोल सकते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल होता है। बस इतनी सी बात है, ये तो नाइन्थ में भी आपने पढ़ रखा है। तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई कि ये आपका क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब पॉरीफेरा लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि वो क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, क्या है उसके पास, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, क्या अवेलेबल है उसके मैम पास। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो नहीं, पॉलीफेरा में सेलुलर है, पढ़ाऊंगी मैं वन बाय वन करके, देखिए। तो हर एक में किसी भी फाइलम को जब आप पढ़ेंगे, किसी भी फाइलम की जब आप पढ़ाई करेंगे तो हर एक में आपको एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन करके वहां पे आपको मेंशन करते जाना है, सबसे पहली चीज।
तो क्या बोलने का मतलब हुआ, आपको एक बोनस की तरह यहाँ पे एक पहला कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने, चाहे किसी भी फाइलम को क्यों ना लिखे, हमारा एक पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा ही जाएगा, पहली बात। ठीक है, तो ये आपने सीखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलने का मतलब है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है, लास्ट पेज पे, मतलब बुक में लास्ट पेज पे नहीं, इस चैप्टर में लास्ट पेज पे। मैं लास्ट पेज बोलती हूँ, बच्चा जो है बुक के ही लास्ट पेज पे चला जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया चैप्टर के लास्ट पेज पे। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और अभी अभी आपने सीखा है। तो यहाँ जब आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये देखिए एकमात्र पॉरीफेरा यानी फर्स्ट जो फाइलम है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेरी बच्चों की होती है कि मैम हम ये नाम कैसे याद करें। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जब आप 100 टाइम्स एक ही चीज को सुनेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। तो पॉरीफेरा जो है, जब मैं आपको फर्स्ट फाइलम पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस याद तो होगा ही, जब इतनी बार सुनेंगे तो। उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे, याद होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर कोई आपसे कल को जाके पूछ ले कि ये जो आप सीरीज लेके चल रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो सीरीज जा रहा है, ये क्या है, ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, यानी अर्थ पे जो पहले आए उसको रोल नंबर 1 दिया गया है, जो उसके बाद आया, जो उसके बाद आया, जो उसके बाद आया, ऐसे ही हमने इसकी सीरीज को यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो पॉरीफेरा के पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टिश्यू फॉर्म नहीं हो पाते। ठीक है, फिर बाद की जो मैम है यहाँ पे, हम्म, मैम पॉलीफेरा में तो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो फिर हम उसे सेल्यूलर कैसे कह सकते हैं? इसलिए वो स्ट्रक्चर वहां पे शो करता है कि टिश्यू के जैसा जो इनका कोऑर्डिनेटेड वर्क होना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस शो करता है। ठीक है, और जो ओके। आपको उसका, हाँ, स्ट्रक्चर दिखता है वो उसके स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स की वजह से दिखता है, जो मैं बताऊंगी आपको आगे जाके। देन देखिए यहाँ पे आपके पास जो है सिलेंट्राटा और टीनोफोरा, दो के पास आपके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैं बाद में भी कराऊंगी आपको, अभी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। सेलुलर 1 के पास, टिश्यू 2 के पास। प्लेटीहेलमिन्थस में जब चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो एक प्लेटीहेलमिन्थस के पास क्या है, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फाइलम फर्स्ट टाइम, देखिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, मैंने क्या पूछा, विच फाइलम पोजेस फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लेटीहेलमिन्थस ही होगा। और कोई हो सकता है क्या आंसर इसकी वजह, देखिए तो, क्या हम फ्लैट वर्म्स हैं, ये प्लेटीहेलमिन्थस जो मैं बोल रही हूँ ना, ये फ्लैट वर्म्स है, ये इसमें लिवर फ्लूक आता है। तो इसको छोड़ के और कोई आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता। उसके बाद सबसे अच्छी बात जो इस चैप्टर की है, और ये जो हमने सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको जो यहाँ पे अरेंज करके रखा है, सबसे बड़ा प्लस और पॉजिटिव पॉइंट, एक बार जो एडवांसमेंट स्टार्ट हो गया ना, वो एंड तक चलेगा। ऐसा थोड़ी कि एडवांसमेंट स्टार्ट करा तो बीच में एक जो है वो बिल्कुल ही लो लेवल का आ जाएगा, नहीं। एक आधा जगह पे एक्सेप्शन आता है, जब मैं आपको सिखाऊंगी कहाँ पे, देखिए जब हम बात करेंगे एनेलिडा के बारे में, इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और ऑर्थ्रोपोडा के पास ओपन। एक आधा एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको अभी करना क्या है, मात्र एक कॉलम के ऊपर फोकस करना है। क्या बात आपको समझ आई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यस मैम। पॉरीफेरा के पास, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडारियंस या टिनोफोरा के पास है, ऑर्गन लेवल सिर्फ प्लेटिहेलमिन्थस के पास है। उसके बाद जो स्टार्ट होगा एस्केलमिन्थस से आगे, सब में आपको लिख देना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितना आसान, कितना इजी हो गया ये। ऐसे याद करेंगे कभी भी, क्योंकि ये पॉइंट तो सब में जाएगा ना, मैंने पहले ही बोला कि ये पॉइंट जो है हर एक फाइलम में जाएगा। इसका मतलब कि आपने हर एक फाइलम का एक पॉइंट जो है वो रिजर्व कर लिया। और अभी ऐसे बता रही हूँ, फिर 1 बाय 1 करके लिखेंगे तब भी याद हो जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे तो याद होगा ही होगा, है ना। तो पहला आपने क्राइटेरिया क्या सीखा यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए इसके बाद मैं आपको सिमेट्री सिखाती हूँ। ठीक है, मैथ्स में भी सिमेट्री सुनते हैं आप, कई बार ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह में भी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल,
एक होता है ना ऐसे कटे-छटे से, कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे कटा हुआ है, तो उसको देखिएगा आप, नीचे लिखा रहेगा असिमेट्रिकल, वही सही में कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिमेट्री कहाँ देखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लेन से, बाकी आप कोई सा भी प्लेन यहाँ पे अज्यूम करके देख लीजिए। बच्चे कहते हैं क्या मैम और किसी प्लेन से ये डिवाइड नहीं होगा क्या? मैं कहती हूँ कि मेरे से मत पूछो, एक बार तुम खुद अपना कॉमन सेंस लगा के देखो। आप किस प्लेन से इसको डिवाइड करना चाहते हैं? इस प्लेन से नहीं होगा टू इक्वल हाफ में डिवाइड, इस प्लेन से नहीं। इसके पास सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन है जहां से आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो वैसी सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाय मतलब टू, लेटरल साइड साइड के टू पार्ट्स में आप यहाँ पे डिवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद बारी आती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है? नाम भी रेडियल है इसका, अच्छी बात ये है, इसका नाम है रेडियल सिमेट्री। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा शो करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, सही में जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक स्फेरिकल बॉल की तरह होगा, सही में वैसा होता है वो। तो स्फेरिकल बॉल की तरह होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी का एक ये टीनोफोरा का मेंबर है, ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं से जूम करती हूँ, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, तो इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका सही में बेसिक प्लान जो है ऐसा है, देखिए ये रहा, ये है ऐसा स्फेरिकल बॉल जैसा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये बात नजर आ रही है कि अच्छा, अगर सेंटर से पास होते हुए, पास कहाँ से होना चाहिए? सेंटर से। बच्चे लिखते जरूर हैं, लेकिन वो पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना भूल जाते हैं, तो उनके मार्क्स कट होते हैं। क्यों? अब किसी का मन करे यहाँ से कट करके बैठ जाए, तब तो नहीं होगा इक्वल हाफ में डिवाइड यहाँ पे। तो आपको वहां पे लिखना क्या पड़ेगा? पासिंग फ्रॉम द सेंटर। यानी एक से ज्यादा प्लेन ऐसे होंगे उस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, जहां से उस ऑर्गेनिज्म को सही में टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और हाँ, अभी ये जो आपको दिख रहा है ये टीनोफोरा का है, तो अभी जब आप वो चार्ट देखेंगे तो उसमें सही में टीनोफोरा में आपको क्या लिखा होगा? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है वो हर जगह नहीं दिखता है, वो आपको गिने चुने ऑर्गेनिजम्स में ही चुन चुन के दिखता है। हमेशा हर जगह पे आपको ये रेडियल सिमेट्री जो है वो नजर नहीं आएगी, ठीक है? फिर जब आप वापस आते हैं यहाँ सिमेट्री पे, तो बच्चे कहते हैं मैम हम कंफ्यूज करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, कंफ्यूज होने की बजाय उस ऑर्गेनिज्म के इमेज को अपने ब्रेन में रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। हाँ, एक चीज है, यहाँ पे पॉलीफेरा में वेरियस लिखा हुआ है, ठीक है? तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम यहाँ पे वेरियस क्यों लिखा होता है? पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, ये आपके पास है पॉलीफेरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉलीफेरा को जब आप देखना स्टार्ट करें, तो एक यूनिट के तौर पे भी कहीं पे ऐसे ही इस तरीके से अटैच हो सकता है। समझेंगे ध्यान से? आपने इसकी बॉडी बनाई, और ये जो आपने इसको बनाया, तो ये ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, और यहाँ पे एक ही सिंगल ओपनिंग होती है इसके पास, जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, सीखेंगे आप लोग आगे जाके। तो हम इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा दिया इसने यहाँ पे? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल। फिर क्या? हाँ, फिर क्या होगा? अभी फिलहाल जो यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है, और अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, तो सही में आपका दिमाग खराब होगा, आप बोलेंगे कोई तो सिमेट्री हमें नजर ही नहीं आ रही इसमें। तो ज्यादातर बुक्स में आप देखेंगे इसके लिए असिमेट्रिकल लिखा हुआ है। जो वहां पे वेरियस मेंशन किया हुआ ना, बिल्कुल सीधे तौर पे साफ तरीके से बोला गया है कि पॉलीफेरा जो है ये असिमेट्रिकल होता है। ऐसे ही ये कोलोनाइज्ड फॉर्म में जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सिमेट्री आप शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है?
तो जिसकी जैसी सोच है उसके हिसाब से क्या किया यहाँ पे वेरियस लिख के इसको ओवर कर दिया, बोला चलो ठीक है, अगर असिमेट्रिकल बच्चे लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो वेरियस लिख के काम चलाते हैं। फिर बारी आती है कहाँ पे, सिलेंट्राटा के निडारियंस। निडारियंस जो हैं ये अनोखे ही होते हैं, जेलीफिश वगैरह बहुत सारे मेंबर्स जब आप इसके देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा, रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा अभी अभी जो बॉल जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, गोल मटोल सा, वो क्या था, वो टीनोफोरा था। तो रेडियल सिमेट्री दोनों में होगी, लेकिन एक ही मेंबर है इसके बाद मात्र आएगा, कौन सा, आपका इकाइनोडर्माटा, बस। इसको छोड़ के बाकी सब में चेक कर लीजिए बाइलेटरल होगा। बहुत अच्छी बात है इसमें। एनिमल किंगडम तो बहुत इजी है, जो बच्चे बोलते हैं ना बहुत टफ है, थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन के साथ सीखना है। देखिए चेक कीजिए इसको, क्या बोला मैंने, यस मैम। एक, हाँ, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, जो उसका ऑर्गेनिज्म है उसको दिमाग में रखना है, बस सारी चीजें ओवर। और स्टारफिश तो पहचानते ही हैं आप, स्टारफिश पहचानते हैं ना, यस स्टारफिश तो, मैम। हाँ, छोटे बच्चों के राइम्स हो गए, बुक्स हो गए, सब में कुछ हो ना हो, लेकिन स्टारफिश जो है ये जरूर शो किया जाता है। छोटे बच्चे को भी पता है कि हाँ भाई स्टारफिश मतलब, उसको दिखाइए टीवी पे, लैपटॉप में, कहीं पे भी पूछिए ये क्या है, वो स्टारफिश का जवाब जरूर देगा, ठीक है। और सही में कैसा होता है, ये सही में स्टार के शेप का होता है, लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट क्या है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जो स्टारफिश आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और इसमें आपको जो रेडियल सिमेट्री दिख रही है, मतलब एक से ज्यादा प्लेन से हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ये इसका एडल्ट फॉर्म है। ये इसका एडल्ट फॉर्म है, इसके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एडल्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी तो ठीक है। मात्र तीन के पास सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। इन तीनों के पास रेडियल सिमेट्री है, बाकी सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाला है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि आप जब देखना स्टार्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सिमेट्री, तो वहां पे आपने पहली बात तो कि जब कोई भी सिमेट्री शो ही नहीं करेगा तब असिमेट्रिकल है। अगर हम उसको टू इक्वल हाफ में बट ओनली वन प्लेन, बट फ्रॉम ओनली वन प्लेन, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। फिर यहाँ भी आधा डेफिनेशन तो सेम चलता है, द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम मेनी प्लेन्स हो जाएगा यहाँ पे, विच आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ये लिखना जरूरी है। आप कहाँ से, अगर आपने नहीं लिखा पासिंग फ्रॉम द सेंटर, एग्जामिनर को राइट है मार्क्स काटने का, क्यों नहीं काटे, आप यहाँ से काट के बैठ जाइएगा, तब तो नहीं डिवाइड होगा टू इक्वल हाफ में। तो आपको लिखना पड़ेगा दैट शुड बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो ये फर्क है आपके, असिमेट्रिकल मतलब नो सिमेट्री, अबायोटिक नॉट बायोटिक। तो आप अ लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वहां पे, नॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या सीखने को और याद करने को, एक बायलेटरल सिमेट्री और एक रेडियल सिमेट्री। फिर जब उसके बाद हमने बात करा तो आपने क्या सीखा कि जो आपके पास पहला पॉरीफेरा था उसमें चाहे आप असिमेट्रिकल लिखिए, चाहे वहां पे आपको मेंशन करना है वेरियस। उसके बाद आया सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, दोनों के पास क्या है, रेडियल सिमेट्री है। फिर एक बाद में स्टारफिश के जो फाइलम को आप देखते हैं काइनोडर्माटा, उसको छोड़ के सब वहां पे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले हैं। याद हो गया सबको, ये याद हो गया। यस मैम। हाँ, रेफरेंस यस के मैम। तौर पे, हाँ, नोटबुक में समझने के लिए, बनाने के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, ये सिमेट्री को लिखना है या मैं आगे बढ़ूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। लिखने बोलेंगे तो मुझे 2 मिनट का समय जाएगा, लिखना है तो मैं लिख देती हूँ। नो मैम, लिख लिया। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है इसकी। उसके बाद क्राइटेरिया सीख रहे हैं। क्राइटेरिया सीखने का मतलब है कि अब ये आपको पूरे चैप्टर में काम देगा। सबसे उसके बाद सब इंटरेस्टिंग है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे सिलोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सिलोम को ना समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। अच्छा, सिलोम का आप क्या मतलब समझते हैं, मैंने ये बोल दिया कि बॉडी कैविटी है, ठीक है, कहाँ बॉडी कैविटी, सोच के देखिए तो। सिलोम मीन्स कौन सी बॉडी कैविटी,
मैम इंटेस्टिनल। सिलोम। और किसी बच्चे को कुछ लग रहा है कि कुछ होगा आंसर इसका? सिलोम में ना बच्चों को क्या, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली जो ये सिलोम है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको सिलोम क्या होता है। आपकी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल रन करता है, यस और नो? करता है ना? यस मैम। मैम। तो यस मैम। हाँ, बोलने का मतलब है, पहले मैं टर्म लिखती हूँ यहाँ पे, सिलोम। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सिलोम, बच्चे क्या आप जो सोच रहे हैं मैं वो भी बता देती हूँ। आपका जो सोचना है और जो लोगों का सोचना है, उनका ऐसा सोचना, अच्छा स्टमक जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है तो वो भी सिलोम होगा। अभी जैसे एक बच्चे ने आंसर करा इंटेस्टाइन तो वो भी सिलोम होगा। ये सब ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन्स है आपके, शुरू से जो कंफ्यूजन्स आपके हैं वो है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आपको बताती हूँ सिलोम क्या है, बिल्कुल सही सही। यहाँ पे सिलोम जो है ना, हम बॉडी कैविटी तो बोल रहे हैं लेकिन ये कौन सी कैविटी है ये समझना लोग भूल जाते हैं। सिलोम क्या है? जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इट्स क्रॉस सेक्शन नॉट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो उसको यहाँ पे गट मेंशन किया हुआ है। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? इसका बोलने का मतलब हुआ कि अब ये जो स्पेस यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा, दैट इज सिलोम। अब समझ आया? इसको सिलोम यस कहते हैं। मैम। समझ गए हमेशा के लिए? तो बहुत बढ़िया ये डेफिनेशन है, द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल जो लो कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, उसमें ये सिलोम का नामो निशान जो है वो नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। मैं लिख देती हूँ इसको, ठीक है, एक ही लाइन है क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। द स्पेस बिटवीन elementary canal and body wall is known as सिलोम। अब तो नहीं कंफ्यूज करेंगे, सिलोम हो गया, ठीक है। अब आपको समझ नो आ मैम। गई। अब देखिए सबका सिलोम ना एक ही साथ याद करा देती हूँ मैं आपको, काम ही खत्म इसका। इसका इतना अच्छा पैटर्न चलता है, एक मिनट पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सिलोम का। रिटन मैम। चलिए इसका देखिए पैटर्न कैसे चलता है। एक इसके बाद में बाद में भी तो लिखना ही है। देखिए फाइलम नेम पे आते हैं, सबसे पहले आपके पास है पॉरीफेरा, देन है आपके पास सिलेंट्रेटा भी लिख सकते हैं, निडारिया भी उसी को बोलते हैं, सी साइलेंट होता है यहाँ पे। निडारिया, टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस जो है इन्हीं को फ्लैटवर्म्स कहते हैं हम लोग। एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्माटा जिसको स्टारफिश बिलोंग करता है, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, मतलब ये सीरीज है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें से एक सिंगल भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे सुनेंगे सब आपको याद हो जाएगा। ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें मतलब कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ एक जगह पे, और ये कितने साल पूछा गया है इसको ढूंढ के देख लीजिएगा नीट के एग्जाम में। एकमात्र जो यहाँ पे आपके पास एस्केलमिंथस है, ये दिस वन। इसकी जब बारी आएगी ना, मात्र एक इसमें आपको एक टर्म लिखा है स्यूडोसिलोमेट। अब ये ना मतलब बच्चों को मैं कहती हूँ ये बॉर्डर लाइन हो गया। कैसे बॉर्डर लाइन हो गया? तो देखिए एस्केलमिंथस है, उसमें हमने क्या करा, लिख दिया स्यूडोसिलोमेट की। क्या है ये? स्यूडो। मैं समझा रही हूँ क्या होता है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एरो दे दीजिए और यहाँ मार्क कर लेंगे स्यूडोसिलोमेट। PSEUDO, स्यूडो मतलब फर्स्ट तो होता ही है, सिलोमेट हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद एक और अच्छी बात क्या है इसमें, और एक अच्छी बात ये है कि फिर जब बारी आती है यहाँ पे, और भी तो है, बाकी भी तो बैठे हुए यहाँ पे फाइला है। तो जब आप पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेलमिन्थस तक देखते हैं, या फिर इसको भी बॉक्स के अंदर किया जा सकता है। एक मिनट, पूरे टाइम का ना आपका रटने वाला लफड़ा ही ओवर में कर देती हूँ हमेशा, जिंदगी भर के लिए। बच्चे कहते हैं मैम ये समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता, ये कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूजन है कहाँ, इतना तो इजी है ये। देखिए पॉलीफेरा से लेके निडारिया तक, यहाँ तक जब आएंगे, इसको हम क्या करेंगे। अब ऑब्वियस है कि जब ये खुद स्यूडोसिलोमेट है तो इसके पहले वाले को तो नहीं बोलेंगे सिलोमेट। आपको तो पता है कि सीरीज ऑफ इवोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन जब चल रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले को बोलेंगे असिलोमेट। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस लगाइए, होगा ही होगा। ये तो इनको हमने कर दिया असिलोमेट्स, ठीक है। इसके पीछे वाले सारे, फिर इसके बाद वाले जितने हैं, अब आपको पता चल गया, अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बाद वाले जो इसके सारे मेंबर्स है, सबके सब सिलोमेट्स हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें याद कहाँ करना है आपको, कुछ याद करना पड़ा? एक यहाँ पे नो मैम। आपके लिए कर रहा है एस्केलमस, एक बस इसको ये जिस बच्चे के दिमाग में है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा वो। सिलोमेट्स, ये हो गया आपके सिलोमेट्स। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि मैंने शुरू से लेके एंड तक के सारे फाइलम का, और एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स जरूर कटेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही आता है। तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया सिलोमेट्स, ठीक है। चलिए अब इस पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नो डन मैम। हो गया है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। याद क्या करना है, अगर एक बार भी दिमाग में प्रिंटेड है ना, मैंने जो यहाँ पे मार्क कर रखा है कि एस्केलमिंथस स्यूडोसिलोमेट है, इसके पीछे वाले सारे असिलोमेट्स होंगे, इसके बाद जिनका इवोल्यूशन हुआ है सबके सब सिलोमेट्स होंगे, याद रहेगा। इसके पीछे वाले जितने भी हैं, जैसे आपको मैं पूछूं एक, अब ऐसे आपको सीधा सीधा स्पून फीडिंग की तरह क्वेश्चन थोड़ी आएगा। आपसे सीधा पूछा गया कि लिवर फ्लूक के अंदर सिलोम होता है या नहीं होता है, क्या बोलिएगा? लिवर, Ma'am, please repeat the question. देखिए मैंने आपको ये हिंट करा कि लिवर फ्लूक जो है वो प्लेटिहेलमिन्थस को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लिवर फ्लूक के अंदर सिलोम होगा या नहीं होगा, नो मैम, नहीं होगा। No, ma'am. समझ गए ना क्वेश्चन का पैटर्न।
अब मैंने आपसे पूछा आपके अंदर सिलोम होगा या नहीं होगा? होगा मैम। यस मैम किसी होगा मैम। हाँ, किसी किसी बर्ड के अंदर होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। यस मैम यस यस मैम मैम होगा। मतलब जो भी एडवांस्ड हैं सबके पास एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक, चाहे आपसे कोई मिलियन नंबर क्यों ना पूछ ले, लेकिन सबके अंदर सिलोम जो है वो होगा। ये सुपर ट्रिक था आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से इस पेज का तो आपने ले ही रखा है स्क्रीनशॉट, यहाँ से ना अब मैम इसको हाँ बोलिए। मैम सूडोसिलोमेट्स को हम एसिलोमेट्स ही नहीं बोल सकते क्योंकि नहीं सूडो नहीं यानी कि नहीं फॉल्स हो गया ना। नहीं 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 उसको असिलोमेट इसलिए नहीं बोल सकते, वो मैं समझा रही हूँ आपको, 1 मिनट। उसको नहीं बोल सकते असिलोमेट। देखिए, अब जो मैंने आपको याद कराया है उससे पहले इस टेबल को चेक कीजिए। देखिए, ये रहा आपका सिलोम यहाँ पे, और सिलोम में एक ये रहा आपका एस्केलमिंथस जिसमें स्यूडोसिलोमेट है। उसके पीछे वाले सब में एब्सेंट है, उसके आगे वाले सारे में प्रेजेंट है। सबने सिलोमेट 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 यहाँ पे शो कर रखा है। समझ आ गया? ये याद करा दिया मैंने आपको। यस मैम। अब मुझे आपको सिर्फ एक स्यूडोसिलोमेट है वो समझाना है, उसके बाद इसकी पूरी स्टोरी ही ओवर। अब जिंदगी भर के लिए आपका काम जो है वो डन हो गया। अब कभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, मात्र आपको एक स्यूडोसिलोमेट समझना है। देखिए, हुआ ऐसा कि अगर आपके पास असिलोमेट है तब तो भाई इसकी स्टोरी ओवर है, उसके बारे में तो इफ बट कुछ करना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है जब कुछ ऑर्गेनिज्म, यानी जो किसको बिलोंग करेगा, एस्केलमिंथस को, ठीक है, उनके अंदर ना कुछ पाउचेस नजर आए बीच में। कहाँ नजर आया सो भी समझ जाइए। एलिमेंट्री कैनाल और उसके बॉडी वॉल के बीच में क्या हुआ, वो था नहीं एक्चुअली में, वॉल था नहीं वो, या एक्चुअली में वो कैविटी था नहीं, लेकिन ऐसा फील हुआ लोगों को देखने से कि ये क्या है, ये पाउचेस हैं, लेकिन कंप्लीट तो वो बना ही नहीं। तो जिसकी वजह से हमने उसको टैग दे दिया, हमने बोला चलो ठीक है, तुम सिलोम जैसे दिख तो रहे हो लेकिन सिलोम तो है ही नहीं। तो जब सिलोम नहीं है तो हमने उसका नाम दे दिया, हमने बोला कि क्या है ये, स्यूडोसिलोम है। ठीक है, देखिए, एक इमेज में शो करती हूँ आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक ट्रू में आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाते हैं, पहले देखिए। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है। बट यस ट्रूली अगर देखा जाए तो कहाँ, जैसे आपने अभी अभी देखा था, मैंने जो आपको इतना अच्छा दिखा रखा था सिलोम, इस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ, वैसा तो नजर ही नहीं आ रहा इसमें। यहाँ पे क्या है, ये जो सिलोम है बिल्कुल क्लियर है, सही में यहाँ पे क्या है, ये स्पेस है। लेकिन उस इमेज में आपको स्पेस नहीं, कुछ फॉल्स अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह सबसे अच्छा इसका डायग्राम एनसीईआरटी में मैं वही शो करती हूँ आपको। देखिए, आपके बुक में भी अवेलेबल है, यही सबसे अच्छा है। ये देखिए, ये वाला है आपके बुक में बना हुआ। अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये स्यूडोसिलोम। तो क्या है यहाँ पे, ये देखिए, अगर सिलोम होता तो यहाँ पे देखिए पूरा क्या है, स्पेस ले रखा है इसने, पूरा क्या है, स्पेस ले रखा है। यहाँ पे क्या है, पूरा स्पेस लिया ही नहीं इसमें, बीच बीच में क्या है, यहाँ पे भी ये पाउच लाइक अपीयरेंस है, और कुछ ऑब्स्टेकल की तरह ये टिश्यूज जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अब हम सिलोम भी नहीं बोल सकते, अब हम इसको असिलोमेट भी नहीं बोल सकते। तो हमने क्या किया, दोनों के बीच का रास्ता निकाला, हमने बोला चलो भाई तुमको हम स्यूडोसिलोमेट का टैग दे देते हैं। तो अच्छी बात आपने क्या सीखी, मात्र एक ही ऐसा फाइलम है जो क्या है, स्यूडोसिलोमेट है, दैट इज एस्केलमिंथस, ओनली एस्केलमिंथस
इज स्यूडोसिलोमेट, और कोई है ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये है। क्लियर हो गया सबको ये क्राइटेरिया भी, यस मैम। है ना? इसके बाद देखिए, आपने 3 जो है तब से लेके अभी तक क्राइटेरिया सीख लिया। अब आते हैं सेगमेंटेशन पे। ये तो 2 ही में है ही है, बाकी में तो खैर कुछ है ही नहीं। बाकी में तो सब में लिखने की जरूरत भी नहीं है, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन। एक एनेलिडा और एक ऑर्थ्रोपोडा बस, बाकी सब में चेक कर लीजिए एब्सेंट होगा। हाँ, स्क्वायर डाटा में क्यों बोला जाता है, बच्चे पूछते हैं मैम स्क्वायर डाटा में क्यों बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा बोलूं कि इसमें सेगमेंटेशन है, तो ये एक्सटर्नली बोला जा रहा है आपको। कुछ किताबों में कोर्डाटा में एब्सेंट इसलिए नहीं लिख सकते वहां पे, क्योंकि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। पहले तो सेगमेंटेशन होता क्या, पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, पहले मैं वो समझाती हूँ आपको। देखिए, सेगमेंटेशन, क्योंकि सेगमेंटेशन तो एक इंग्लिश का कॉमन सा वर्ड है, बस यहाँ पे उसका मतलब कुछ और है। अर्थवर्म देखा है आपने? यस मैम। सारे बच्चों ने, हाँ सारे बच्चों ने देखा होगा अर्थवर्म, बहुत ही कॉमन सी चीज है। लेकिन अर्थवर्म को जब आपने देखा होगा, अगर नजदीक से कभी एनालाइज किया हो, तो इसकी बॉडी में बहुत ही बढ़िया सेगमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर से ये सेगमेंट्स है, यस और नो? लग रहा है? यस मैम। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सेगमेंट जैसे बाहर से दिख रहा है, अंदर है क्या इसके बॉडी के अंदर? ये सेगमेंट क्या इसकी बॉडी के अंदर रन कर रहा होगा, यस और नो? सोचिए। नो मैम। नहीं ना, सेगमेंटेशन इसकी बॉडी के अंदर, तो ये क्या एक्सटर्नली। तो सेगमेंटेशन का मतलब है a specific segment repeats itself many times। ये इतनी बार, अब इसमें मैं बोलूं चलो बैठ के सेगमेंट गिनो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलिएगा अच्छा ठीक। हाँ, सेगमेंट्स है भी, और सारे सेगमेंट को 1 बाय 1 करके आपको पढ़ना भी। मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ कि ऐसे बैठे बैठे मैंने आपको बोल दिया हर एक सेगमेंट का नंबर है, हर एक सेगमेंट में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, और कौन से सेगमेंट से लेके कौन से सेगमेंट तक इसका कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा, सबकी पढ़ाई आपको करनी है। लेकिन मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको ये इमेज दे दिया, मैंने बोला चलो गिनो बैठ के, तो आपके लिए तो क्या हो जाएगा, एक टीडियस वर्क हो जाएगा। अब बोलिएगा चलो बहुत ध्यान से बैठ के इसको देख के करना पड़ेगा। पहली बात, एक आपने अर्थवर्म में देखा, अर्थवर्म एनेलिडा को बिलोंग करता है, ठीक है। अर्थवर्म किसको बिलोंग करता है? एनेलिडा को। उसके बाद कॉकरोच भी देखा होगा आपने, देखा है ना? यस मैम। तो कॉकरोच जब भी आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर वाले विंग्स वाले साइड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उसके यहाँ पे दूसरे साइड की बात कर रही हूँ, जैसे देखिए। लेकिन हाँ, एक चीज है, एनेलिडा जितना अच्छा सेगमेंटेशन नहीं दिखता किसी में, ये बात मैं आपको बता दूं पहले ही। अगर मैं आपसे पूछूं ये कॉकरोच का यहाँ हेड वाला ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें सेगमेंटेशन दिख रहा है क्या, तो आप बोलिएगा नो। लेकिन इसको देखिए, इसके बाद वाला ये सब क्या है, 1 2 3 4 ऐसे देखिए नंबर डाला हुआ है यहाँ पे, ये सेगमेंट्स हैं, सही में रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। तो हमने इसको बोला कि क्या है, ये सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो पहला आपने क्या सीखा, सेगमेंटेशन आपको कौन दिखा रहा था? तो पहला आपने सीखा सेगमेंटेशन आपको एनेलिडा शो कर रहा था। फिर आपने क्या सीखा कि सेगमेंटेशन आपको ऑर्थ्रोपोडा शो कर रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसको यहां कर दीजिए। फिर अब बारी आ रही है कॉर्डाटा की। कॉर्डाटा कहाँ से आया बीच में, मैं आपको रीजन बताती हूँ। अभी इन दोनों के बारे में जब हम बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेगमेंटेशन है वो आपको बाहर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे किसी को आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि हाँ बच्चों देखो सेगमेंटेशन ऐसा होता होगा। वो कब पढ़ते हैं, जैसे बॉटनी आएगा, अब वहां पे बच्चों को जिम्नोस्पर्म के अंदर का ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये सब समझाना है, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, कहते हैं अब हमने तो देखा नहीं, हम कैसे समझे। देखते हैं तो इजिली समझ जाते हैं फिर, ठीक है।
अब यहाँ पे जब वर्टिब्रल कॉलम की बारी आती है, आपकी बॉडी का जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं हिंदी में, तो उसमें जो वर्टिब्रा है वो अपने आप को रिपीट करता है। और वर्टिब्रेट्स 5 ही हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो पांचों का जब कभी भी आपने कहीं भी डेड रिमेन देखा होगा तो ऐसे जरूर देखा होगा, आपने देखा है ना, है ना, ये दिखता ही दिखता है उसको Yes, डेड ma'am. रिमेन। तो ये ना वर्टिब्रा जो है, एक है तो वर्टिब्रा, एक से ज्यादा है तो वर्टिब्री बोला जाता है, ठीक है। ये वर्टिब्रा जो है ये अपने आप को सही में 1 बाय 1 करके रिपीट कर रहा है। तो जब ये रिपीटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो हम बोलेंगे चलो हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं, हम कहते हैं इसको वर्टिब्रल कॉलम, उसका सही में कॉलम बना हुआ है। और इस ऑर्गेनिज्म को, मतलब इस जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रेजेंट हो गया वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम वर्टिब्राटा के अंदर डाल देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, हाँ, तो आपको मैंने ये बताया कि क्यों लिखा है। जैसे बच्चे पूछते हैं मैम कोडाटा में क्यों लिख दिया इसने प्रेजेंट, बाहर से कहा, आपकी बॉडी में सेगमेंट दिखता है क्या बाहर से? आपकी बॉडी में बाहर से कोई सेगमेंटेशन दिखता है? No, ma'am. नो मैम। नहीं No, ना ma'am. दिखता है, सवाल ही नहीं उठता। तो दोनों में फर्क है, एक चीज याद रखेंगे। अगर आपसे सेगमेंटेशन पूछा गया तो अगर एक्सटर्नली पूछा जा रहा है तब ध्यान देंगे, ओवरऑल पूछा जा रहा है तब वहां पे एनिलिडा भी आएगा, ऑर्थ्रोपोडा भी आएगा, कॉर्डाटा भी आएगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है ओनली एक्सटर्नली, तब वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमें मेंशन करना है वहां पे, सिर्फ एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। इसको मैं इधर कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा awkward लग रहा है। देखिए लिख लीजिए एक लाइन इसमें, बस 3 में ही है ये, बाकी सब में नो नो नो, कुछ रटना ही नहीं है आपको इसमें तो। Segmentation is the division of an animal's body into linear series of similar segments। एक और चीज है, जो यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना अपने आप को बार बार, उसको हम लोग मेटामेयर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट एक बार और आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अभी तो आपका क्राइटेरिया ही चल रहा है, जब फाइलम पढ़ेंगे तब भी तो ये पॉइंट वापस आएंगे। जैसे मैं आपको एनिलिडा पढ़ा रही हूँ तो ये आएगा वापस, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो इसका एक जैसे ही अर्थवर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका जो एक सेगमेंट होगा जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग मेटामेयर कहेंगे। बाय द repetition of organs and tissues at intervals along its body
बस एग्जाम्पल लास्ट में लिख लीजिए ओवर। एग्जाम्पल्स आर एक हो गया आपके पास एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, और जो कोर्डाटा है उसके ब्रैकेट में मैं इंटरनली डाल देती हूँ कोर्डाटा। दीदी मैम प्लीज। मैम एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोर्डाटा इंटरनली मैंने लिख दिया इसमें। इसमें कोई डाउट किसी को? मैम हाँ, मैम यहाँ पे हेमिकॉर्डियट्स नहीं होंगे? नहीं हेमिकोडाटा नहीं होगा। हेमिकोडाटा तो चीज ही दूसरी है, वार्म लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें। मैम क्योंकि वो हाफ कॉर्डियट्स होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, उसमें दूसरी चीज है, उसमें एक अलग से स्टोमो कोड आएगा, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? तो सवाल ही नहीं उठता है, वो ओके। तो बीच का एक कंफ्यूजन है। हाँ चलिए, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं नो मैम। देखो पैक। नो हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। रिटर्न मैम। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, are these segmentation useful for the animal in any way? नहीं, इसका कोई, हाँ अगर यूज आप पूछ रहे हैं तो यूज सिर्फ एक किसमें है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में है। बाकी ना तो अर्थवर्म को इससे कोई फायदा है, ना ही इस इंसेक्ट को कोई फायदा है इससे। ये इनकी बॉडी का पैटर्न है तो है, समझ गए? जैसे अब मैम हमारे पास, हाँ ये वर्टिबल अरेंजमेंट्स में यूजफुल होते हैं ना? हाँ हाँ, बस यहाँ पे यूजफुल है ये। और इसका जो अरेंजमेंट है वो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। जैसे आप अपने फिंगर में रिंग पहनते हैं ना, रिंग, देखिए मैं एक वर्टिब्रा शो करती हूँ आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये ऐसे इस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग हो रखी है इसके बनने में कि आपके बैकबोन को बेंडिंग जो है ये प्रोवाइड करेगा। कैसे करता है वो देखिए, बताती हूँ मैं। ये देखिए एक वर्टिब्रा है, दूसरे पेज पे लेते हैं हम लोग। ये एक सिंगल वर्टिब्रा है, ठीक है? और ये जो वर्टिब्रा आपको दिख रहा है, जो मैं आपको बोल रही थी कि ऐसे रिंग की तरह ये स्ट्रक्चर शो करेगा, तो यहाँ पे ये हॉलो है, सारे के सारे हॉलो होते हैं और एक दूसरे के ऊपर सही में सीरीज में अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रख रखा है, वर्टिब्रल कॉलम रख रखा है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो खैर आपका बैकबोन तो है ही, हम लोग तो बोल ही रहे हैं इसको कि ये क्या है, बैकबोन है। हाँ, अर्थवर्म में हमारे स्टडी रेफरेंस में जरूर आता है, जैसे इसके पास सेगमेंट प्रेजेंट है तो हमने बड़ी आसानी से पढ़ाई कर लिया कि इसका क्लाइटेलम जो है वो कौन से सेगमेंट में पाया जाएगा, माउथ कौन से सेगमेंट में है, इसका जो टेस्टिस है वो कौन से सेगमेंट में है, ओवरी कौन से सेगमेंट में, बस इतना है हमारे स्टडी रेफरेंस के लिए, ठीक है? इसको खुद कोई अगर ये ऐसे ऊपर से स्केलमिथस की तरह ये बिल्कुल स्लिपरी होता, बिल्कुल स्मूथ होता, तो कोई लॉस नहीं होता इसको। आगे चले हम लोग। यस मैम। अब देखिए इसके बाद जो क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल है उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है तो भाई सेलुलर लेवल है पॉरीफेरा के पास, तो एब्सेंट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसका कोई नामो निशान यहाँ पे हो ही नहीं सकता। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये इनकम्प्लीट 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 बोलने का क्या मतलब है? डाइजेस्टिव सिस्टम को तब तक कंप्लीट नहीं बोला जाएगा जब तक कि कोई ऑर्गेनिज्म दो ओपनिंग शो नहीं करता, एक इंजेशन के लिए और दूसरा एक्सक्रीशन के लिए।
तो एस्केलमिंथस से स्टार्ट होगा माउथ और एनस वाला जो हिसाब किताब है। तो जिसकी वजह से यहाँ से देखिए एंड तक सब में क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसके पहले सब में क्या है, इनकम्प्लीट है। बस इतनी सी बात है। फिर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात जब हम करेंगे तो हम लोग एनेलिडा से जो प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो एंड तक देखिए, हाँ ओपन और क्लोज टाइप क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, आएगा ही जब एक्सप्लेनेशन। तो प्रेजेंट 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 कहाँ से स्टार्ट होगा, एनेलिडा से स्टार्ट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका बोलने का मतलब है कि हम पॉरीफेरा से लेके और मिन्थस तक इसको एब्सेंट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वही चीज है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑर्थ्रोपोडा से, यहाँ से हम लोग करना इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एंड तक जाके सब में ये प्रेजेंट होगा। तो इसमें अच्छी बात क्या है, मतलब इस चैप्टर में जो बात मैं बता रही हूँ आपको, कि कोई एडवांस्ड जो फीचर है वो एक बार जब प्रेजेंट होना स्टार्ट होगा तो वो काफी टाइम तक प्रेजेंट 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 ही दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब एंड तक। उसके बीच में कहीं पे कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और डिस्टिंक्टिव फीचर ये आप किसके साथ पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे फाइलम की पढ़ाई करते जाएंगे सबके डिस्टिंक्टिव फीचर जो है मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। पॉरीफेरा के बारे में बात करें तो इसके पास पोरस बॉडी होती है, बाहर से होल होल जैसे स्पॉन्ज होता है ना, ऐसे पकड़ के निचोड़ दिया। इसके डेड होने के बाद भी पूरा ऐसे स्पॉन्ज जैसा ही आपको वहां पे नजर आता है, क्योंकि इसके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। निडारिया हमने नाम ही क्यों रखा है, इसके पास एक बहुत ही डेंजरस नीडोब्लास्ट सेल होता है जो कि पॉइजन सिक्रीट करता है, हमने यहाँ से उठा के इसका नाम निडारिया रख दिया। टीनोफोरा जो है इसके पास कॉम्ब प्लेट्स अवेलेबल होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हमने इसका प्लेटीहेलमिन्थस नाम क्यों रखा है इसके बाद वाले का, क्योंकि इसके पास सही में चपटा फ्लैट बॉडी होता है और सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास, क्योंकि ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। स्केलमिन्थस जो है इसके जब डिस्टिंक्टिव फीचर में आप देखेंगे तो वॉर्म लाइक तो खैर है ही है, इलोंगेटेड इसका शेप है, वो देख के भी आप पहचान जाएंगे। एनेलिडा है तो भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेगमेंटेशन तो पहचान है इसकी। और एनेलिडा नाम ही इसका एन्यूल से रखा है, एन्यूल मतलब रिंग होता है। ऑर्थ्रोपोडा तो भाई ये अपने जॉइंटेड, ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, तो हो गया जॉइंटेड अपेंडेजेस। और इसका जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, तो कुछ में काइटिन का बना होगा, कुछ में क्यूटिकल है, ऐसे करके। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनके बॉडी के बाहर प्रोटेक्शन के लिए शेल अवेलेबल होता है। इकाइनोडर्माटा जो है उसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री इसकी पहचान है। हेमिकॉर्डाटा ये बेचारा वॉर्म लाइक है, वॉर्म जैसा ही दिखता है। प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, और आपको किसी में सुनने को मिलेगा ही नहीं, और कॉर्डाटा में तो आप बिलोंग करते हैं। नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबके पास फेरेंजियल गिल्सलेट सही में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जो है ये पूरा चार्ट अभी भी देखा है। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आप खुद इसको बताने में केपेबल हो जाएंगे, मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन मात्र दिया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस करते चलिए। मेंशन, वो देखिए चार्ट कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपको। मेंशन फर्स्ट इवॉल्व फाइलम, आप ही पे छोड़ा मैंने, आप ही आंसर करेंगे, बताइए। मैम पॉरीफेरा। ठीक है, वेरी गुड। पहले है तो पॉरीफेरा, देन नेम a phylum which possesses pseudocoelom। चलिए इतनी बार बोला आपको रट गया होगा, बोलिए। ठीक है, मैम वेरी गुड। इसकी एलिमेंट्री। देन
which phylum possesses cellular level of body organization? Porifera. Porifera. Ma'am, Porifera. Very good. देखिए, आपको लगा कहीं से भी कि चैप्टर टफ है ये? नहीं ना? ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा जब एंड होगा तो। इसी में कंफ्यूज करते हैं बच्चे। Porifera. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Done. Done, ma'am. इतने क्वेश्चंस याद हो रखे थे आपको, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट। What do you understand by the term coelom? The space The space between alimentary canal and body part. हाँ ठीक है, वेरी गुड। द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल मैंने यहाँ पे विद इन ब्रैकेट ना गट भी लिख दिया, कई बुक्स में गट लिखा होता है। गट एंड बॉडी वॉल इज नोन एज सीलोम। अब आपके पास जो सीरीज अवेलेबल है ना बुक में, उसको देख के ध्यान से आंसर कीजिएगा। नेम द फाइलम, नाम तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, उसकी टेंशन नहीं है। नेम द फाइलम विच पोजेस फर्स्ट टाइम सीलोम। Ma'am, Annelida. Annelida. Annelida, ma'am. हाँ ठीक है, वेरी गुड। कैसे समझ आया? Ma'am, Escalamentis को pseudocoelomate है, उसके बाद से हाँ Coelomate ही आएंगे। हाँ समझ गया ना? तो उसके बाद जो है तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, पहली बार उसने सिलोम शो करा है। एग्जाम में क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, नीट के एग्जाम का क्वेश्चन यही था। 4 ऑप्शंस थे। एक उसने लिख रखा था जेलीफिश, जानबूझकर कॉमन नेम दिया था उसने ताकि बच्चे दिमाग लगाए अपना वहां पे। एक उसने जेलीफिश लिख दिया, एक उसने डॉगफिश लिख दिया। ठीक है, जेलीफिश, डॉगफिश, उसके बाद एक कॉकरोच लिख दिया, और एक उसने क्या लिखा, अर्थवर्म लिखा। तो अर्थवर्म बिलोंग करता है एनिलीडा को। तो बच्चे को वहां पे करना क्या था, सबके फाइलम का नेम रिकॉल करना था एक बार कि कौन किस फाइलम को बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको आंसर मिल जाता। वो ऑप्शन के बीच में ही घूमते रह जाते हैं बच्चे की, क्या होगा क्या होगा, समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होते हैं। चलिए इस पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Done. मेंशन द फाइला, फाइलम का प्लूरल फाइला होता है, विच पोजेस। अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन लिख दिया तब नहीं आएगा कोर डाटा। एक्सटर्नल, Ma'am, Annelida. Ma'am, हाँ, Annelida. और Arthropoda. Ma'am, Orthopoda. mention the phyla which possess external segmentation। तब सिर्फ 2 ही होगा, Annelida एंड Orthopoda। एक और है जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जब यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा आ ही गया तो लगे हाथ इसका भी याद ही कर लीजिए।
नेम द लार्जेस्ट फाइलम। इकोलॉजी, हाँ ऑर्थ्रोपोडा है। बोला जाता है कि 10 में से 8 ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे ऑर्थ्रोपोडा है। 10 में से 8, आप समझिए कितनी पॉपुलेशन है इनकी ऑर्थ्रोपोडा। Which phylum possesses, फाइलम नहीं फाइला कर दीजिए, एक से ज्यादा आएगा ना। फाइला पोजेस रेडियल सिमेट्री। देखिए 2 सी वाले हैं, हाँ, और एक इकाइनोडर्माटा। ठीक है, वेरी गुड। निडारिया, सिलेंट्राटा है ही है, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। डन। In human body, which part possesses segmentation? मैम वर्टिब्रल। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम। Last question is, write a detailed note on some important criteria for classification। सबका अलग अलग होता है ना, तो मैंने यहाँ पे एनिमल किंगडम लिख दिया। जैसे कैसे मैंने 5 किंगडम का आपको सिखाया था, उसका क्राइटेरिया अलग था। वहां पे आपने सेल टाइप देखा था, नेचर ऑफ सेल वॉल देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। यहाँ क्यों लिखेंगे, सब के सब हेट्रोट्रॉफिक हैं। आपने देखा हमने जबरदस्ती लिखा हो किसी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन या वैसा बताने की कोशिश करी हो? तो यहाँ पे मैंने आपको बार बार रिपीट करा है कि बायो में जब जहां जितनी जगह पे क्लासिफिकेशन आएगा, उतनी जगह पे उसका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप जब अपने नोटबुक में नोट्स बनाएंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है, जैसे आपने लिखा सेलुलर, तो पॉलीफेरा से लेके कॉर्डाटा तक चाहे आपको क्यों ना 10 बार लिखना पड़े, उसके लिए नहीं घबराना है। ठीक है। पॉली पॉलीफेरा से लेके कॉर्डाटा तक सबका नाम लिखेंगे, सबके सामने मेंशन करेंगे कि किसमें सेलुलर है। जैसे आपने पॉलीफेरा में लिखा सेलुलर, फिर टिश्यू टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऐसे करके सबका लिखेंगे। फिर सिलोम पे आए, सबका मेंशन करेंगे, चाहे जितनी बार आपको लिखना पड़े। अगर आपको इस चैप्टर में पीएचडी करनी है तो थोड़ी सी अभी इनिशियल लेवल पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आई सबको? क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ, जो भी क्राइटेरिया आएगा वो सबका लिखेंगे। अब मान लीजिए आप 10 क्राइटेरिया लिख रहे हैं, तो 10 टाइम्स सबका नाम लिखेंगे और सब में मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर कहाँ दम बचता है इस चैप्टर में, तुरंत ओवर हो जाएगा। फिर अगर आपको याद रहेगा तो मैं एक फाइलम का नाम सिर्फ लिखूंगी ना, उधर उधर से पॉइंट्स आप खुद ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये खासियत है इस चैप्टर की। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम, नो डाउट। यस मैम क्लियर। नो मैम, नो डाउट।